हेलो फ्रेंड्स, मैं हूं मिथिलेश कुमार और आपका स्वागत करता हूं उदित फार्मेसी के यूट्यूब चैनल पे। तो कैसे हैं आप लोग? आशा करता हूं अच्छे होंगे और आप लोगों की पढ़ाई लिखाई अच्छी चल रही होगी। मानता हूं कि आपके एग्जाम डेट अभी तक कंफर्म नहीं हुई है। यदि आप बीटीओपी के स्टूडेंट हैं तो आपके मन में एक कंफ्यूजन सा बना हुआ है कि कब होगा एग्जाम। तो आप बिल्कुल निश्चिंत रहिए कि एग्जाम जब भी होगा आपका 28 जून के बाद ही होगा। हो सके तो जुलाई में एग्जाम स्टार्ट हो। तो आप एग्जाम डेट को लेकर के परेशान ना रहिए। मैं आपके सिचुएशन को समझ पा रहा हूं कि इस सिचुएशन में यदि मैं भी रहता तो इस तरीके से परेशान होता। लेकिन परेशान होने से क्या हमें कुछ मिल सकता है? नहीं। तो आप अच्छे से माइंड कंसंट्रेट करके हर एक सब्जेक्ट को इक्वली टाइम दीजिए ताकि किसी भी सब्जेक्ट में आपका बैक ना लगे। ठीक है। तो आज के इस वीडियो में अगर अगले 10 से 15 मिनट तक आप मेरे इस वीडियो को कंटिन्यू देखते हैं बिना स्किप किए हुए, बड़े इंटरेस्टिंग वे में समझाने वाला हूं कुछ इंपॉर्टेंट एमसीक्यू आपको। और ये सिर्फ एमसीक्यू ही नहीं रहेगा, इस एमसीक्यू का एक क्वेश्चन रहेगा। वो क्वेश्चन हो सके आपके एग्जाम में एमसीक्यू के फॉर्मेट में मिल जाए, या तो फिल इन द ब्लैंक्स के फॉर्मेट में मिल जाए, या तो शॉर्ट क्वेश्चन में वही चीज आ जाए। तो आप क्या क्या लिखेंगे उस टॉपिक के बारे में सारे इंपॉर्टेंट टॉपिक लेने वाला हूं। तो प्लीज आप लोग वीडियो को स्किप मत कीजिएगा, लास्ट तक देखिएगा। ठीक है। और यदि आप तैयारी करने के लिए थोड़ा सा एक्स्ट्रा एफर्ट हमारे साथ डायरेक्टली जुड़ना चाहते हैं तो आप हमारे उदित फार्मेसी के एप्लीकेशन ऐप को एक बार विजिट कर लीजिए। वहां पे हम लोग आपको लाइव क्लासेस के माध्यम से पर डे हर एक चैप्टर से, हर एक सब्जेक्ट के इंपॉर्टेंट चैप्टर के क्वेश्चन को डिस्कस कर रहे हैं। ठीक है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज के इस वीडियो को। सबसे पहला क्वेश्चन हमारा क्या है, देखिए, विच वन ऑफ दीज इज अ कनेक्टिव टिश्यू? इसमें से कौन सा एक कनेक्टिव टिश्यू है? ब्लड, सार्कोमियर, केराटिनाइज्ड सेल, या फिर नन ऑफ द एबव? तो कनेक्टिव टिश्यू आपका क्या हो जाएगा? पूरे बॉडी को हमारा कनेक्ट कौन करता है? ब्लड। ब्लड क्या है? ब्लड एक प्रकार का फ्लूइड कनेक्टिव टिश्यू है। तरल संयोजी उत्तक कहते हैं ना, क्या है? फ्लूइड कनेक्टिव टिश्यू है। पढ़े हैं जब आप टिश्यू चैप्टर पढ़ रहे होंगे तो ब्लड क्या है? एक प्रकार का फ्लूइड कनेक्टिव टिश्यू है। ठीक है। ये तो क्वेश्चन बन गया। अब ब्लड को लेकर के यदि शॉर्ट नोट्स लिखने आ जाए एग्जाम में, है ना, अब ये एमसीक्यू के फॉर्मेट में आया तो ठीक है। अगर फिल इन द ब्लैंक्स में आता है कि डैश इज द कनेक्टिव टिश्यू या फिर फ्लूइड कनेक्टिव टिश्यू इज डैश, तो ब्लड लिख सकते थे इस तरीके से। तो आपको अगर ब्लड के बारे में आ जाए तो थोड़ा सा ब्लड का नॉलेज ले लीजिए, जो आपका पूरा होल ब्लड है। इस तरीके से एक चार्ट जरूर बनाइएगा यदि शॉर्ट क्वेश्चन आ जाएगा। ठीक है। तो मैं इस तरीके से पढ़ा रहा हूं ताकि हर तरीके से इंपॉर्टेंट सेगमेंट आपके लिए कवर हो जाए। तो होल ब्लड है, जो पूरा ब्लड है, एक प्रकार का फ्लूइड कनेक्टिव टिश्यू है जो कि दो चीजों से मिलकर बना हुआ है। एक चीज है उसमें क्या? प्लाज्मा, जो कि कंपोजिशन ऑफ ब्लड है। वो पहला कंपोजिशन क्या? प्लाज्मा, जो कि पूरे ब्लड का कितना परसेंट होता है? 55% होता है। और 45% क्या होता है? ब्लड सेल्स, जिसको हम लोग फॉर्म्ड एलिमेंट या फिर ब्लड कॉर्पोजल्स या फिर ब्लड सेल्स भी कहते हैं, है ना। अब प्लाज्मा जो है वो प्लाज्मा ब्लड का तरल भाग है। तरल भाग यानी फ्लूइड भाग है। पानी वाला भाग जो है प्लाज्मा है। तो प्लाज्मा में जो सबसे ज्यादा पाया जाता है, प्लाज्मा का कंपोजिशन क्या क्या है? तो प्लाज्मा जो आप खून है ना, खून में जो पेल प्लाज्मा का कलर कैसा होता है? तो येलो टाइप का होता है, पेल येलो, हल्का येलोइश टाइप का कलर होता है प्लाज्मा का। ठीक है। और इसमें जो सबसे ज्यादा पाया जाता है मेजर कंसंट्रेशन में प्लाज्मा में, वो वाटर होता है। 90 से 92%। 90 से 92% क्या होता है? प्लाज्मा का भाग वाटर होता है। और 6 से 8% क्या होते हैं? प्लाज्मा प्रोटीन होते हैं। 6 to 8% क्या होते हैं बाबू? प्लाज्मा प्रोटीन होते हैं। और वो कौन कौन से प्लाज्मा प्रोटीन है? तो एल्ब्यूमिन होता है, फाइब्रिनोजेन होता है और ग्लोबुलिन होता है। और फाइब्रिनोजेन के बारे में अक्सर पूछा जाता है कि क्या है? एक प्रकार का क्लॉटिंग फैक्टर है जो कि ब्लड के कोएगुलेशन में, रक्त को थक्का करने में हेल्पफुल होता है। ग्लोबुलिन एक प्रकार का मतलब हमारे शरीर के डिफेंस मैकेनिज्म में हेल्पफुल होता है। और एल्ब्यूमिन हमारे शरीर के ऑस्मोटिक बैलेंस यानी वाटर बैलेंस को मेंटेन करने में हेल्पफुल है। तो ये प्लाज्मा में लगभग प्रोटीन 6 से 8% होते हैं। और कुछ इलेक्ट्रोलाइट्स होते हैं, न्यूट्रिएंट्स होते हैं, उसका मात्रा आपको याद नहीं रखना है। तो मेनली मैं क्या बोल रहा हूँ, पूरा होल ब्लड एक फ्लूइड कनेक्टिव टिश्यू है जो कि दो चीजों से मिलकर बना हुआ है। एक है प्लाज्मा, दूसरा है फॉर्म्ड एलिमेंट। और प्लाज्मा लगभग 55% होता है और प्लाज्मा का लगभग 90 से 92% वाटर है। और 6 से 8% प्लाज्मा प्रोटीन है। वो तीन प्रोटीन है, एल्ब्यूमिन, फाइब्रिनोजेन एंड ग्लोबुलिन।
अब एल्ब्यूमिन का काम है बॉडी में वाटर के बैलेंस को मेंटेन करना यानी ऑस्मोटिक रेगुलेशन करना। फाइब्रिनोजेन का काम है क्लॉटिंग फैक्टर यानी रक्त को थक्का करने में हेल्पफुल होता है। ग्लोबुलिन है हमारे बॉडी के डिफेंस मैकेनिज्म यानी प्रतिरक्षा तंत्र को मजबूत करना। अब है फॉर्म्ड एलिमेंट जिसको कि ब्लड सेल या ब्लड कॉर्पस्कल कहते हैं। ये 3 प्रकार का होता है। एक होता है WBC जिसको हम लोग व्हाइट ब्लड सेल कहते हैं, जिसका एक और नाम क्या ल्यूकोसाइट है। दूसरा हो गया प्लेटलेट्स जिसको कि हम लोग क्या कहते हैं थ्रोम्बोसाइट कहते हैं। क्या कहते हैं थ्रोम्बोसाइट्स कहते हैं। और बात करें एक हो गया क्या RBC जिसको हम लोग क्या कहते हैं एरिथ्रोसाइट कहते हैं। ठीक है, अब RBC जो कि एरिथ्रोसाइट है और RBC के अंदर क्या पाया जाता है हीमोग्लोबिन पाया जाता है जिस वजह से रक्त का कलर लाल होता है। ठीक है, और बात करें ल्यूकोसाइट से तो यहां से क्वेश्चन आते हैं जो WBC है वो WBC जो आपका 2 टाइप का होता है। एक होता है ग्रेनुलोसाइट, दूसरा होता है एक ग्रेनुलोसाइट। ग्रेनुलोसाइट मतलब छूने पे दानादार लगेगा, कहना छुआ ना अनार अभी दानेदार बा, ऐसे होता है ना, तो दानेदार रहता है तो छूने से फील होगा। तो इसके नाम के सारे ना के पीछे क्या होता है फिल लगा होता है। तो जिसके भी नाम के पीछे फिल लगा है वो क्या है ग्रेनुलोसाइट है। तो न्यूट्रोफिल, बेसोफिल और इयोसिनोफिल आपका क्या हो गया ग्रेनुलोसाइट का पार्ट हो गया और एक ग्रेनुलोसाइट का पार्ट आ गया लिम्फोसाइट और मोनोसाइट। इस तरीके से आपका WBC का क्लासिफिकेशन कंप्लीट होता है। ठीक है, और पूरे ब्लड में आपका सबसे ज्यादा पाया जाता है तो वो क्या पाया जाता है फॉर्म्ड एलिमेंट में सबसे ज्यादा संख्या किसका है तो RBC का है। वो कितना होता है लगभग 1 ml ब्लड में लगभग कितना ब्लड होता है क्या कहते हैं 1 ml ब्लड में 5 से 5.5 मिलियन यानी कि 50 लाख 5 to 5.5 मिलियन आपका ब्लड RBC काउंट होता है। सबसे ज्यादा RBC होता है ब्लड में, उसके बाद प्लेटलेट्स होता है, उसके बाद क्या होता है प्लेटलेट्स होता है। प्लेटलेट काउंट कितना होता है लगभग बताइए प्लेटलेट काउंट होता है 1.5 लाख टू 3.5 लाख। कहते हैं ना डेंगू में प्लेटलेट काउंट कम हो गया 50,000 60,000 आ गया 70,000 आ गया, तो डेंगू में प्लेटलेट काउंट कम होता है तो 1.5 से 3.5 लाख प्लेटलेट का नॉर्मल रेंज है। और WBC का उससे भी कम रेंज है 8 से 6 to 8,000 होता है। ठीक है ना, थोड़ा कंफ्यूजन है कि 1 ml ब्लड में या 100 ml ब्लड में। तो इस तरीके से आपको पूरा ब्लड के बारे में पता होना चाहिए। तो ब्लड के बारे में अब शॉर्ट क्वेश्चन आ जाए लॉन्ग क्वेश्चन आ जाए आप इसको एक्सप्लेन कर देंगे तो पूरा का पूरा मार्क्स मिलेगा इस तरीके से यदि चार्ट बना लेंगे। ठीक है, चलिए नेक्स्ट है एक्सोन एंड द डेंड्राइट्स आर द पार्ट ऑफ। एक्सोन और डेंड्राइट किसकी पार्ट है कार्डियक मसल का, विसरल मसल का या न्यूरॉन का या ब्रेन का। यदि न्यूरॉन का स्ट्रक्चर आप देखे होंगे जो कि हमारा नर्वस सिस्टम का स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल यूनिट है जो कि कार्यात्मक एवं संरचनात्मक इकाई है हमारे तंत्रिका तंत्र का, वो है न्यूरॉन जिसको नर्व सेल कहते हैं। उसका ये वाला पार्ट क्या कहलाता है एक्सोन कहलाता है और ये जो शाखा बहुत सारा बना हुआ है इसको डेंड्राइट्स कहते हैं। तो एक्सोन और डेंड्राइट्स जो है वो आपका किसका पार्ट है न्यूरॉन का पार्ट है। तो आपको ध्यान रखना है कि शरीर की सबसे लंबी कोशिका लॉन्गेस्ट सेल ऑफ दी आवर बॉडी वो क्या है न्यूरॉन ही होता है। और न्यूरॉन के बारे में ये एक्सोन और डेंड्राइट्स किसके पार्ट हैं न्यूरॉन के पार्ट हैं। और हाँ यदि आपको कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस चाहिए एचईपी के, मैंने खुद से एग्जाम के एनालाइज करके मैंने कुछ क्वेश्चन का कलेक्शन किया है, लॉन्ग क्वेश्चन के लगभग 15 क्वेश्चन मैंने इकट्ठा किया है। वो क्वेश्चन यदि चाहिए तो आप मुझे मेरे मतलब अगर आपको लगता है कि कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन पढ़ के जाना है, वो नहीं कहूंगा कि वही आ जाएगा, लेकिन मैक्सिमम चांस है कि उसी क्वेश्चन में से आएंगे क्योंकि वो प्रीवियस के क्वेश्चन के बेसिस पर है। तो मैक्सिमम चांस है कि वहां से क्वेश्चन आएगा ही आएगा, तो वो 10-15 क्वेश्चन छोड़िए नहीं। कुछ दिन में वैसे उस पर मैं वीडियो बना दूंगा, यदि आपको उसका फोटो चाहिए जो मैंने हैंड रिटन लिख करके रखा है तो आप क्या करिए, या तो मैंने पीपीटी बना कर रखा है, यदि आपको चाहिए तो आप मुझे इंस्टाग्राम पे मेरे साथ कांटेक्ट कर लीजिए। मेरा इंस्टाग्राम आईडी है मिथिलेश कुमार 3620 सारी चीजें स्मॉल में MITHILESHKUMAR मिथिलेश कुमार 3620 इस इंस्टाग्राम आईडी को सर्च कीजिए। देन आप मेरे कांटेक्ट में रहिए। कम से कम एग्जाम तक काफी सारे स्टूडेंट्स हैं, तो जो भी सब्जेक्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन मैं बनाऊंगा तो आप लोगों को सेंड कर दूंगा यदि आप मुझे मैसेज करते हैं कि मुझे सर एचपी का इंपॉर्टेंट क्वेश्चन भेज दीजिए तो। ठीक है, चलिए तो हम लोग इस आप लोग काफी सारे स्टूडेंट्स हैं हमारे साथ कनेक्टेड, आप भी आ सकते हैं। चलिए अब हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है द वर्ड लब डब इज रिलेटेड टू। ये आप आंसर बताइए कि लब डब रिलेटेड किससे है। लब और डब देखो गाना सुने हैं, हो गई बा प्यार ओढ़निया वाली से।
लाहल गुलाबी चाहल शराबी। तो वही बात है भैया, तो जो प्यार होता है, लव होता है, वो किससे होता है? दिल से होता है। तो जो आपका लब डब है वो किससे रिलेटेड है? आपके हार्ट साउंड से रिलेटेड है। हमारी दिल की आवाज होती है लब डब। अब लब डब में भी जो हमारा फर्स्ट हार्ट साउंड है भैया वो क्या है? लव है। एंड सेकेंड हार्ट साउंड क्या है? वो क्या है? डब है। तो फर्स्ट हार्ट साउंड में मतलब हमारा जो जब हार्ट सिस्टोल कर रहा होता है यानी संकुचित कर रहा होता है तो उस समय लब आवाज आती है, और जब हमारा हार्ट डायस्टोल कर रहा होता है, फैल रहा होता है, उस समय हमारा आवाज, हार्ट का आवाज डब आता है। ठीक है। डिप्थीरिया इज द इन्फेक्शन ऑफ, डिप्थीरिया किसका इन्फेक्शन है बताइए? डिप्थीरिया आपका सोशल फार्मेसी में एक डिजीज भी है, जो कि सोशल फार्मेसी में भी ये क्वेश्चन आ सकता है। तो डिप्थीरिया अपर रेस्पिरेटरी इन्फेक्शन है ना, रेस्पिरेटरी से रिलेटेड इन्फेक्शन है। तो आपका लैरिंग्स तो वॉइस बॉक्स है, ब्रोंकाई लोअर में आ जाता है, लोअर रेस्पिरेटरी इन्फेक्शन। तो आपका फेरिंग्स में आपका इन्फेक्शन हो जाता है, और फेरिंग्स में बताया ना मैंने पार्ट होता है नेजोफेरिंग्स, ओरोफेरिंग्स। तो नेजोफेरिंग्स में जो कि रेस्पिरेटरी वाला पार्ट है फेरिंग्स का ना, उसमें आपका इन्फेक्शन हो जाता है। जैसे देखिए स्वेलिंग इन द नेक, कुछ सिम्टम में जैसे कि नेक के पास स्वेलिंग, यहीं पे ना फेरिंग्स होता है, तो यहाँ पर स्वेलिंग टाइप का हो जाता है, फीवर होता है, सोर थ्रोट होता है, गला सूख जाता है, ये डिप्थीरिया का। और आप बताइए मुझे कि डिप्थीरिया का जो आपका पॉजिटिव एजेंट है वो क्या है? याद है? कॉर्नीबैक्टीरियम डिप्थेरी। क्या है? कॉर्नीबैक्टीरियम डिप्थेरी, कॉर्नीबैक्टीरियम, एक सेकेंड, कॉर्नीबैक्टीरियम डिप्थेरी। ठीक है, तो याद रखिएगा ये। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, क्या पॉलीयूरिया इज द कंडीशन ऑफ, नाम से लग रहा होगा, पॉली यानी बार बार, यूरिया यानी यूरिन फॉर्मेशन। जब आपको यूरिन फॉर्मेशन ज्यादा होने लगे, आप दिन भर में 10 बार 12 बार पेशाब जाएं, कहते ना कुछ छरमुतना है, बार बार मुतने जाएगा, तो उसको पॉलीयूरिया कंडीशन हो गया। तो इंक्रीज्ड यूरिन फॉर्मेशन के कंडीशन को हम लोग क्या कहते हैं? पॉलीयूरिया कहते हैं। अक्सर दीदी लोग को ये चीज होता है, बहुत पानी पीती है ना, दीदी लोग समझ रहे हैं ना, वही। तो पॉलीयूरिया कंडीशन क्या है? पॉली यानी कई बार, और यूरिया यानी यूरिन में हमारा यूरिया पाया जाता है, तो यूरिन फॉर्मेशन का संख्या ज्यादा हो जाता है, मतलब बहुत ज्यादा यूरिन फॉर्मेशन होता है, दिन भर में कई बार आप यूरिन को बाहर करने के लिए जाएंगे। ठीक है। एक टर्म आता है अपीयरेंस ऑफ ग्लूकोज इन यूरिन, यदि यूरिन में ग्लूकोज का अपीयरेंस आ जाए, यूरिन में ग्लूकोज दिखने लग जाए, मतलब आने लग जाए, ये डायबिटिक पेशेंट में होता है अक्सर। तो डायबिटिक पेशेंट में क्या होता है ना, यूरिन में ग्लूकोज आने लगता है, तो उस केस को क्या कहते हैं मेडिकल भाषा में? ग्लाइकोसूरिया कहते हैं। थोड़ा सा एचएपी को आप लोग फील करके पढ़िए, ठीक है, क्योंकि एचएपी आपकी प्रैक्टिकल लाइफ में काफी हेल्पफुल होता है। तो ग्लाइकोसूरिया कहलाता है ना। जब हम लोग क्लास में पढ़ रहे थे तो एक बच्चा पूछा कि सर यूरिन से जब ग्लूकोज निकलता है तो क्या कुछ फील होता है? तो मास्टर ऐसे बोलता है, हाँ ऐसा लगता है ना, ग्लूकोज निकल रहा है। तो ऐसा कुछ भी नहीं होता भाई, ऐसा कुछ भी नहीं है कि ऐसा लगेगा ग्लूकोज निकल रहा है, नहीं, ऐसा कुछ नहीं होता है। बस आपके यूरिन से ग्लूकोज निकल रहा है, ये इससे कैसे पहचाना होता है? जैसे आप कहीं पे भी यूरिन निकालेंगे तो वहां चींटी लग जाना या तो लैब में पता चलता है। ठीक है, ऐसा कोई एहसास नहीं होता है। ठीक है, तो ये था। नेक्स्ट है आपका बी सेल नहीं आ रहे, बीटा सेल होगा। बीटा सेल ऑफ द आइलेट ऑफ लैंगरहैंस इन पेनक्रियाज प्रोड्यूस हार्मोन। आपको पता है कि पेनक्रियाज हमारे शरीर की दूसरी सबसे बड़ी ग्रंथि है, और ये एक प्रकार का हेटेरोक्राइन ग्लैंड है। हेटेरोक्राइन ग्लैंड यानी मिश्रित ग्रंथि है, और मिश्रित ग्रंथि कहने का मतलब इसमें एंडोक्राइन नेचर भी होता है और एक्सोक्राइन नेचर भी होता है। और इसका एंडोक्राइन पार्ट को आइलेट ऑफ लैंगरहैंस कहते हैं। हर एक बात से क्वेश्चन बनेगा, याद रख लेना। एंडोक्राइन पार्ट को क्या कहते हैं? आइलेट्स ऑफ लैंगरहैंस कहते हैं। और आइलेट्स ऑफ लैंगरहैंस में कुछ 4 प्रकार की कोशिकाएं होती है, अल्फा, बीटा, डेल्टा एंड पी सेल, है ना। अल्फा, बीटा, डेल्टा एंड पी सेल होता है। इस तरीके से अल्फा, बीटा, डेल्टा एंड पी सेल, और अल्फा सेल का सेक्रेशन अलग अलग होता है। तो अभी मैं बता देता हूं, उसके बाद आप क्वेश्चन का आंसर खुद कर पाएंगे। तो ये देखिए हमारा पेनक्रियाज है, मकई नहीं है, एनिमेटेड फिगर है, ध्यान रखिएगा। क्योंकि ये हेटेरोक्राइन ग्लैंड है तो इसमें कुछ एंजाइम्स में आएंगे जो कि आपका एक्सोक्राइन पार्ट है, जो कि लगभग 99% भाग क्या होता है ये पेनक्रियाज का, वो एक्सोक्राइन पार्ट होता है। लेकिन जो एंडोक्राइन पार्ट होता है वो लगभग 1% होता है, जो क्या सिक्रीट करता है? हार्मोन। और 4 हार्मोन सिक्रीट करता है, ग्लूकागोन, इंसुलिन, सोमैटोस्टेटिन एंड पेनक्रियाटिक पॉलीपेप्टाइड। ग्लूकागोन जो हार्मोन सिक्रीट करता है वो कौन है? अल्फा सेल। और बीटा सेल क्या सिक्रीट करता है? इंसुलिन। सोमैटोस्टेटिन क्या सिक्रीट करता है? डेल्टा सेल। और पॉलीपेप्टाइड सेल, पेनक्रियाटिक पॉलीपेप्टाइड पी सेल सिक्रीट करता है। तो याद रखिएगा, पेनक्रियाज में अल्फा सेल ग्लूकागोन, बीटा सेल इंसुलिन, और डेल्टा सेल सोमैटोस्टेटिन, और पी सेल पेनक्रियाटिक पॉलीपेप्टाइड। और क्वेश्चन पूछे जाते हैं ग्लूकागोन और इंसुलिन का फंक्शन।
ग्लूकागोन और इंसुलिन का फंक्शन आपके एग्जाम में पूछा जाता है। तो इंसुलिन का फंक्शन है ब्लड में ग्लूकोज के लेवल को कम करना, क्या करना, ब्लड ग्लूकोज लेवल को क्या करना, कम करना। अरे किसी को भी सूली पे चढ़ा देंगे तो क्या होगा, जनसंख्या कम होगा। तो सूली पे चढ़ाना यानी इंसुलिन यानी ब्लड ग्लूकोज कम करना, और ग्लूकागोन यानी ग्लूकोज को गेन कर रहे हैं यानी बढ़ा रहे हैं। तो ब्लड में ग्लूकोज के लेवल को बढ़ाने का काम कौन करता है, वो ग्लूकागोन करता है, याद रह जाएगा। तो अब क्वेश्चन बनाइए कि जो आइसोलेट ऑफ लैंगरहैंस है यानी इंडोक्राइन पार्ट है आपके पेनक्रियाज का, वो कौन सा हार्मोन है जो कि बीटा सेल प्रोड्यूस करता है। तभी हमने बताया था ना, बेटा क्या पड़ेगा, इंसुलिन। आजकल का बेटा ही तो सूली पे चढ़ाता है माँ बाप को। तो इस तरीके से याद रखिएगा, बीटा सेल इंसुलिन। तो बीटा सेल क्या करता है, इंसुलिन। तो बीटा सेल क्या सिक्रीट करेगा, इंसुलिन। और अल्फा सेल क्या सिक्रीट करेगा, ग्लूकागोन। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन आता है, नी जॉइंट इज अ टाइप ऑफ। नी जॉइंट जो आपके घुटने का जॉइंट है वो किस टाइप का जॉइंट है, आपका हिंज जॉइंट है। हिंज जॉइंट एक ऐसा जॉइंट होता है जिसमें कि आप एक्सटेंशन और फ्लेक्सेशन मूवमेंट देखते हैं। जैसे कि मैं हाथ फैला रहा हूं, सिकुड़ा रहा हूं, जैसे कि आप पैर का घुटना को फैला सकते हैं, सिकुड़ा सकते हैं। तो ये हुआ एक्सटेंशन जब एंगल बढ़ रहा है, और एंगल घट रहा है तो फ्लेक्शन मूवमेंट किसमें है, हिंज जॉइंट में। जैसे कि गेट खोलते हैं और बंद करते हैं ना, कब्जा लगा होता है, जस्ट उसी तरीके का जॉइंट होता है हिंज जॉइंट, जो कि इसका एग्जांपल है आपका नी जो हमारा घुटने का जॉइंट है, और एल्बो यानी केहनी का जॉइंट है। ये दोनों एग्जांपल है हिंज जॉइंट का, तो याद रखिएगा। ठीक है, नेचुरली ऑकरिंग मेल हार्मोन इज, प्राकृतिक रूप से मेल हार्मोन जो पाया जाता है वो कौन सा है बताइए, टेस्टोस्टेरोन, पेप्सिन या प्रोजेस्टेरोन या कॉर्टिसोन। तो नेचुरली ऑकरिंग जो है वो टेस्टोस्टेरोन है, जो कि हमारे टेस्टिस में फॉर्मेशन होता है। और नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच ऑफ दीज ल्यूकोसाइट्स आर प्रेजेंट इन मेजर कंसंट्रेशन। मेजर कंसंट्रेशन में कौन सा ल्यूकोसाइट पाया जाता है। तो हमने बताया था ना, डब्ल्यूबीसी दो टाइप का होता है, एक ग्रेनुलोसाइट, एक ग्रेनुलोसाइट। ग्रेनुलोसाइट वो होता है जिसमें ग्रेन्यूल्स पाया जाता है, जिसको फील कर पाते हैं। तो जिसके भी नाम के आगे फील लगा रहे वो सारे क्या हैं, जैसे कि इओसिनोफिल, बेसोफिल और न्यूट्रोफिल, ये तीनों क्या है, ग्रेनुलोसाइट हैं। और ये दोनों क्या है, लिम्फोसाइट और मोनोसाइट, वो एक ग्रेनुलोसाइट है। तो इस डब्ल्यूबीसी में सबसे ज्यादा कौन सा पाया जाता है, तो डब्ल्यूबीसी में जो सबसे ज्यादा पाया जाता है वो न्यूट्रोफिल पाया जाता है, जो कि 60 to 65% कैरी करता है। और सबसे कम पाया जाता है तो बेसोफिल, 0.5 to 1% लमसम पाया जाता है बेसोफिल। तो मेजर कंसंट्रेशन जो है वो क्या है, न्यूट्रोफिल्स है। मैं एक बार लिख देता हूं फिर से, सबसे ज्यादा ब्लड में क्या पाया जाता है, आरबीसी, उसके बाद प्लेटलेट्स, उसके बाद डब्ल्यूबीसी। अब डब्ल्यूबीसी में जो इतना सारा पार्ट है उसमें सबसे ज्यादा कौन पाया जाता है, न्यूट्रोफिल। और सबसे कम, सारा का याद मत रखो, सबसे कम पाया जाता है बेसोफिल। और न्यूट्रोफिल लगभग 60 to 65% पाया जाता है पूरे डब्ल्यूबीसी का। ठीक है, तो इस तरीके से सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हो गए। और यदि आप अच्छे तरीके से बेहतर वे में तैयारी करना चाहते हैं तो हमारे डी फार्मा फर्स्ट ईयर का वीडियो लेक्चर कोर्स है, जिसमें रिकॉर्डेड क्लासेस के माध्यम से पूरा सिलेबस कवर किया गया है, प्लस आपको लाइव क्लासेस की मदद से अभी पूरे सारे सब्जेक्ट के सारे चैप्टर का बहुत इंटरेस्टिंग वे में मैं पूरा लाइव पढ़ा रहा हूँ, पूरा रटवा रहा हूँ चीजों को। तो आप आकर के वहां पे पढ़ सकते हैं हमारे साथ पांचों सब्जेक्ट। और इसके लिए आपको क्या करना होगा, प्ले स्टोर पे जाइए, उदित फार्मेसी सर्च कीजिए, देन उदित फार्मेसी सर्च करने के बाद आप इसे इंस्टॉल कर लीजिए। इंस्टॉल करने के बाद आप नाम, ईमेल आईडी डाल के लॉगिन करिए। लॉगिन करने के बाद आप क्या करेंगे, स्टोर वाले सेक्शन में आएंगे। स्टोर वाले सेक्शन में आप हमारे इस कोर्स को परचेज कर लेंगे, या फिर एग्जाम प्रिपरेशन गाइड मंगवाना हो, जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन का पूरा बुक है हमारा, वो भी मंगवाना हो तो यहीं से ऑर्डर कर सकते हैं। और किसी प्रकार का कोई टेक्निकल इशू आता है तो आप हमारे साथ इस नंबर पे कांटेक्ट कर सकते हैं, सुबह 8 बजे लेकर के शाम के 6 बजे तक। अदरवाइज कोई टेक्निकल प्रॉब्लम है तो आपको ये नंबर कांटेक्ट है। अदरवाइज मेरे से कोई डायरेक्टली प्रॉब्लम है, कोई क्वेश्चन है, कोई चीजें हैं जो कि आपसे नहीं हो पा रहा है, आप इंस्टाग्राम पे मुझसे कांटेक्ट कर सकते हैं। मैं वहां पे आपकी पूरी कोशिश करूंगा कि रिप्लाई करूं, और जरूरी नहीं कि तुरंत से रिप्लाई हो जाए, विद इन 24 आवर आपको रिप्लाई जरूर मिलेगा। ठीक है, चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद। ओके, बाय बाय।